और सबसे पहले एक ताज़ा खबर आपके आंख से सीधे तौर पर जुड़ी हुई। दरअसल नज़र का चश्मा हटाने का दावा करने वाले आई ड्रॉप पर ड्रग रेगुलेटर ने भारत में रोक लगा दी है। रेगुलेटर ने इसे भ्रमित करने वाला बताया है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी और उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या कोई आई ड्रॉप के यूज़ करने से नज़र का चश्मा हट सकता है। डिटेल्स देते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए क्या है अपडेट प्रेस वू पर। ये एक दवा हमने भी इस पर डॉक्टर से बात की थी। ये दरअसल एक पुरानी दवा है जिसको थोड़ी मिलावट के साथ थोड़ा डाइल्यूट करके कंपनी ने पेश किया था। इस दवा की खासियत ये है कि दवा डालने के बाद थोड़ी देर के लिए पुतली जो है आंखों की सिकुड़ जाती है और इसकी वजह से जो नज़दीक का चश्मा लोग पहनते हैं उससे राहत मिल सकती है, ऐसा दावा किया गया था। तो हमने भी आशंका जताई थी कि कहीं ओवर द काउंटर लोग इसे खरीद कर आंखों में इस्तेमाल करना शुरू करें और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बुरे हो तो इससे खतरा हो सकता है। इसी वजह से सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बढ़ते हैं आगे। आज सरकार ईवी को बूस्टर देने के लिए बड़े फैसले ले सकती है। कैबिनेट आज ईवी के लिए पीएमई ड्राइव स्कीम की मंजूरी दे सकती है। लक्ष्मण रॉय से डिटेल लेते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, ईवी को लेकर क्या क्या प्रस्ताव आने वाले हैं और एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो फेम 3 पॉलिसी का जो इंतज़ार कर रही थी पूरी ईवी इंडस्ट्री, उसको लेकर आज कैबिनेट में बड़े फैसले हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। सरकार उसको बदल रही है। शुरुआत में हमने देखा कि ईवी, पैसेंजर ईवी और कार्स और टू व्हीलर्स पर ज़्यादा फोकस था। तो क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी, चलते लक्ष्मण जी के पास। बताइए लक्ष्मण जी। देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उस वक्त औपचारिक जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है, समझा जा रहा है कि फेम 3 पॉलिसी, जिसको नए नाम से पीएमई ड्राइव का नाम दिया गया था, उसको शायद यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। ये प्रस्ताव था, ये सबसे प्रमुख प्रस्ताव था। इसके तहत 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जैसे व्हीकल शामिल थे। और ये पॉलिसी का इंतजार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि फेम 2 पॉलिसी जो है एक्सपायर कर चुकी थी, उसकी म्याद खत्म हो गई थी। तो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि ये फेम 3 को और कंटिन्यू किया जाए। तो फेम 3 के नाम से इसको कंटिन्यू किया जाना था, लेकिन फेम 3 की जगह नाम बदल कर ये पीएमई ड्राइव करके प्रस्ताव रखा गया है। तो समझा जा रहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो था आपको जो 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनको जो है जो हेल्थ सुविधाएं मिलती हैं, आयुष्मान भारत का सुविधाएं मिलती है, उसके तहत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये यहाँ पे प्रस्ताव था, इसको भी मंजूरी शायद मिल गई है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि औपचारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और हो सकता है कुछ टेबल एजेंडा हो। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस बार की कैबिनेट का पूरा थीम जो है, थीम इलेक्ट्रिक ज़्यादा रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक बसों के खरीद के लिए एक स्पेशल पेमेंट सिस्टम का प्रस्ताव था, वो भी कैबिनेट में था। तो जैसे एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पे कैबिनेट के सारे डिसीजन हुए, कृषि के थीम पे सारे कैबिनेट के डिसीजन हुए, तो इस बार की थीम शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। जी, तो कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और 8 बजे ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगी ये तमाम खबरें जो आपको अभी लक्ष्मण जी बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और एक बार चलते हैं, हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमसे जुड़ गई हैं। हमने आपको बताया था कि प्रेसवीयू जो दवा है आंखों में डालने वाली, चश्मा हटाने का दावा करने वाली, उस पर सख्ती की गई है। बताइए दीपाली। देखिए, मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये दावा किया था कि अगर आप उनकी बनाई गई आई ड्रॉप, जिसका नाम प्रेस वू है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आंखों से आपका चश्मा हट जाएगा। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसका प्रचार प्रसार किया गया था,
लेकिन अब जो ड्रग रेगुलेटर है CDSCO, उसने संज्ञान लिया है और जो कंपनी की तरफ से जो लाइसेंस दिया गया था, जो परमिशन दी गई थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी एडवर्टीजमेंट को लेकर, उसे रद्द कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से ये पाया गया कि जिस तरह से इतना व्यापक इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि आपका चश्मा पूरी तरह से हट जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जताई और इस पूरे दावे को मिसलीडिंग पाया है। ड्रग रेगुलेटर की तरफ से जो आपत्ति जताई गई है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो प्रचार प्रसार या फिर जिस तरह के विज्ञापन कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि ये जो आई ड्रॉप है ये OTC है, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स है, जबकि जो परमिशन, जो लाइसेंस दिया गया है वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग का ही दिया गया है। तो कई सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रेगुलेटर की तरफ से पाई गई है, जिसके चलते अब अगले आदेश तक कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे आई ड्रॉप प्रेसवू को रोक लगा दी गई है। ना ही इसका भी मैन्युफैक्चरिंग होगी देश में और ना ही कंपनी किसी भी तरह का कोई विज्ञापन इस आई ड्रॉप को लेकर दे पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। पढ़ते हैं आगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस बार 3 दिन सेमिकॉन इंडिया की थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमिकॉन इंडिया में 24 देशों की 117 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत समेत अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के दिग्गज इसमें शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं और आश्वासन दिया कि भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारत दुनिया का 8वां देश है कि दिस इज द राइट टाइम to be in India. आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को देखते हुए सरकार जल्दी ही सेमीकॉन 2.0 शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा। सरकार सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को इंसेंटिव देगी। अगले 3 से 4 महीने में सरकार पॉलिसी लेकर आ सकती है। Now we are formulating the Semicon 2.0, which will be a much expanded form of the Semicon 1.0. पहले Semicon प्रोग्राम में जो भी सीखने को मिला है, जो अनुभव आया है, उस अनुभव से और हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ है कि पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को हमें लाना है। अब हम इकोसिस्टम पार्टनर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस पे भी उतना ही जोर देंगे जितना फैब और ATMP पे देंगे। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 398 पॉइंट गिरकर 81,523 पर, निफ्टी 123 पॉइंट गिरकर 24,918 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में ऊपर से बिकवाली रही। आज के बाजार में निफ्टी बैंक IT इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट रही। तेल, गैस, PSC, एनर्जी शेयरों की रफ्तार धीमी रही। इसके अलावा मेटल, ऑटो, रियल्टी शेयरों में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। हालांकि FMCG इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली।
इस समय बाजार का स्ट्रक्चर कमजोर है और वैल्यूएशन महंगे, ये कहना है पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का। उन्होंने इंश्योरेंस एग्रो केमिकल्स में निवेश करने की सलाह दी है। इंश्योरेंस एक मुझे लगता है सेक्टर काफी बड़ा सेक्टर है जिसने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 4-5 साल से, और अब जो उसके ट्रिगर्स है वो सारे अलाइन हो रहे हैं एक एक करके। एक तो बिजनेस ग्रोथ है जो नॉर्मल है, दूसरा जिन कंपनीज ने ऑन ग्राउंड एजेंट्स की टीम बनाई बढ़ाई, वो अब LIC को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं हेल्थ में, नॉन हेल्थ में, लाइफ में, अक्रॉस द बोर्ड। और तीसरा मुझे लग रहा है कि जो IRDAI का जो एज ए रेगुलेटर जो आउटलुक है वो सपोर्टिव है इस समय, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करे। वो है एग्रोकेमिकल स्पेस। अगेन इंडिया की अग्रेरियन इकोनॉमी प्लस एक्सपोर्ट दोनों तरीके से देखें तो काफी साइडवेज करेक्शन रहा है लीडिंग एग्रोकेम स्टॉक्स में, और उसमें हमने भी कुछ एडिशंस किए थे करीब 6 महीने पहले, और उन्होंने सबने अच्छा परफॉर्म किया है। और तीसरा जो सेगमेंट है, अगेन थोड़ा मार्केट में अभी इतना चला नहीं, आप लुपिन की बात करते रहते हैं अनुज, और हमारी पहले भी बात हुई थी इसके बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए टीवी डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप में जबरदस्त गर्मा गर्मी देखने को मिली। 90 मिनट के इस डिबेट में इकोनॉमी, इमिग्रेशन और यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और कमला हैरिस में खूब गहमागहमी हुई। कमला हैरिस ने ट्रंप के फिटनेस से लेकर आपराधिक मामले को लेकर ट्रंप को घेरा तो ट्रंप काफ़ी भड़क गए। उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर कमला हैरिस पर कई सवाल खड़े किए। Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. But just so you understand, they sent her to negotiate peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. They said the wrong things. That war should have never started. She was the emissary. They sent her in to negotiate with Zelensky and Putin, and she did. And the war started 3 days later. And that's the kind of talent we have with her. Yet again, I said it at the beginning of this debate, you're going to hear a bunch of lies coming from this fellow. And that is another one. When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. The reality is it has been about standing as America always should, as a leader upholding international rules and norms. The alliances we have around the world are dependent on our ability to look out for our friends and not favor our enemies because you adore strong men instead of caring about democracy. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर बयान पर अब देश की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आरक्षण मामले में राहुल गांधी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने का पक्षधर हूं। I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी विदेशों में जिस तरीके से बयान देते हैं उससे सवाल उठते हैं
कि आरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और दुनिया में भारत की स्थिति को लेकर राहुल की सोच क्या है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज कई दिग्गज राजनीतिक उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। इसमें रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। हुड्डा 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा रेसलर विनेश फोगाट ने जिंद से और जिंद की जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर अभी तक 277 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं। कल 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन भरने के बाद विनेश ने कहा कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिल के ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तो हम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूरे देश का 1/3 कपास उत्पादन अकेले गुजरात में होता है, लेकिन इस बार गुजरात में भारी बारिश की वजह से न सिर्फ उत्पादन में गिरावट आई है, बल्कि कॉटन प्रोडक्ट्स के महंगे होने की भी पूरी संभावना बन गई है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। इन खेतों में कपास की बुआई के बाद फसल उगनी शुरू ही हुई थी कि अगस्त के अंत में मूसलाधार बारिश हो गई। कपास के सबसे बड़े हब सौराष्ट्र में 70 से लेकर 100% तक फसल बर्बाद हो गई। प्रति हेक्टेयर लाखों के लोन में डूबे किसान सरकार से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। बहुत बारिश के कारण हमारा सारा पाक, हमारा सारा कपास अभी खत्म हो गया है, और इस साल हमारा पूरा का पूरा समझिए कि नाश हो गया है। तो इस साल हम शायद कृषि लोन न भर पा सके, ऐसी स्थिति आ चुकी है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 2016 में बनाया गया जो राइट ऑफ का जो कानून है, उसके अंतर्गत हमारी जो कृषि लोन है उसे राइट ऑफ की जाए। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक पिछले साल गुजरात में 92 लाख बेल कॉटन का उत्पादन हुआ था, जो इस साल घटकर 75 लाख बेल रहने का अनुमान है। वहीं पूरे देश की बात करें तो पिछले साल 3 करोड़ 30 लाख बेल का उत्पादन हुआ था, जो इस बार 2 करोड़ 90 लाख बेल रहने का अनुमान है। उत्पादन कम होने की आशंका में कीमतें प्रति बेल 57,000 रुपये से बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई हैं। दाम कम होने की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए अब यान और तैयार कपड़े महंगे होने के पूरे आसार हैं। भारत में जो पिछले साल की कंपैरिजन में जो वावेतर है वो करीब 8 से 9% कम हुआ है। सोइंग कम हुआ है, प्लस इस बार जो अभी जो बहुत ज़्यादा रिसेंटली बहुत ज़्यादा बरसात हुई, उसमें भी करीब 5-1% डैमेज होने का शक्यता है। तो इसके वजह से इंडिया में इस बार उत्पादन थोड़ा कम होगा, और ऊपर से गवर्नमेंट ने इस बार एमएसपी में भी बढ़ोतरी करी है। तो ये करके जो इंडिया के कॉटन के भाव है वो इंटरनेशनल कॉटन की पैरिटी में थोड़ा ऊपर रहेंगे, और उसकी वजह से हो सकता है कि यान, कपड़ा, सारी चीज़ों में भाव में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फसल बर्बाद होने का असर पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। कपास की खेती कम होने या तो बर्बाद होने से सिर्फ किसानों का ही नुकसान नहीं है, लेकिन त्योहारी सीजन में इसी कॉटन से बनने वाले कपड़े भी महंगे हो जाने के पूरे आसार है। केतन जोशी, अहमदाबाद। नई दिल्ली में आज से 13 सितंबर तक चलने वाले ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने MNRE सेक्रेटरी से PS भल्ला से खास बातचीत की है। MNRE सेक्रेटरी ने बताया कि साल 2023 तक ग्रीन हाइड्रोजन में करीब 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद थी।
इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोजन हब पोर्ट और इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन पर भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। हमारे साथ MNRE सेक्रेटरी BS भल्ला सर हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो इवेंट किया जा रहा है, सर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर अभी जो चुनौतियां हैं, आपने जैसे बताया कि जो हाइड्रोजन हब बनाना है या बन रहा है, उसके लिए क्या स्टेटस है सर? अभी इलेक्ट्रोलाइजर का क्या स्टेटस है, कब तक इन्हें बनना? हमने इलेक्ट्रोलाइजर की 3000 मेगावाट की कैपेसिटी अलॉट कर दी है इंसेंटिव स्कीम से, और हमारी आशा है कि अगले 2 वर्ष में इलेक्ट्रोलाइजर इंडिया में उस स्कीम के तहत बनना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन हब की बात करें तो हाइड्रोजन हब में हाइड्रोजन हब से क्या है? हाइड्रोजन हब क्या होता है? हाइड्रोजन हब होता है जहाँ पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन पास हो। तो ज़्यादातर ये हाइड्रोजन हब वहाँ बनेंगे जहाँ पर पोर्ट है। पोर्ट क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो ग्रीन अमोनिया है वो एक्सपोर्ट होगा, तो काफ़ी जो हाइड्रोजन बनने वाले हैं वो पोर्ट के पास बनने वाले हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हो सकता है कि थोड़ा दूर पर भी हो, तो उसकी हमने एक स्कीम निकाली है। बट हमारी स्कीम तो लिमिटेड है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रही है इसमें, और जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी अपने 3 पोर्ट्स पे ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहता है, तो उस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन हब कई तरीके से बनेंगे पूरे देश में। प्राइसिंग को लेकर कहा जा रहा है कि प्राइसिंग ये बड़ा इशू है, बड़ी चुनौती है प्राइसिंग को कम रखना। अभी तक प्राइसिंग को लेकर क्या असेसमेंट है सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्राइसिंग जो कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो अगर कम होगा तो ग्रे हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर दें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो तो ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा। JSW के साथ पार्टनरशिप करने के बाद MG मोटर ने अपनी पहली गाड़ी MG विंडसर EV को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस कार में काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। क्या कुछ खास है MG विंडसर EV में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार संजय। MG मोटर की विंडसर फाइनली लॉन्च हो गई है। आपके सामने है, कीमत है 9.99 लाख यानी 10 लाख। मैं आपको कुछ इसके नंबर के बारे में बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसमें 38 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है, और ये इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव है, और जिसका पावर है 136 bhp, और जो इसकी रेंज है 331 किलोमीटर फुल चार्ज में, और इसमें LFP बैटरी लगा गया है। जो थोड़ी सी उसकी प्राइसिंग जो कॉस्ट है काफ़ी कम है, और LFP थोड़ी सी सेफर होती है एज ए हीटिंग के मामले में। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, इसके अंदर जो स्पेस दिया गया है एक सेडान कार की तरह दिया गया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये CUV है, क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल है, यानी इसमें जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, एक यूटिलिटी व्हीकल है उसकी तरह मिलता है। और इसी वजह से जो इसका व्हील बेस का साइज है 2700 mm है, यानी इनोवा की तरह इसमें व्हील बेस का साइज दिया गया है। जो इसका टायर का साइज है वो है 18 इंच। जो इसमें बूट स्पेस मिलता है वो है करीब 604 लीटर, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। 187 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। जो अंदर के जो डिस्प्ले हैं वो काफ़ी ह्यूज बड़े साइज के दिया गया। 15.6 इंच का अंदर का डिस्प्ले दिया गया, और इसमें मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर्स दिया गया है। और इसी वजह से कंपनी का कहना है कि अपने सेगमेंट में एक यूनिक कार है, और कंपनी इसमें एक नया चीज लेकर आई है। जी हाँ, चीज ये है कि इसमें अब बैटरी एज ए सर्विस के तौर पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यानी आपको बैटरी के लिए अलग से 3.5 रुपीज पर किलोमीटर हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। यानी जब आप कार लेने जाएंगे उस समय आपको जो फाइनेंशियल ऑप्शन है आपको चूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।